Hello everybody, welcome back to ACCCA classes. Today we'll be studying the seventh chapter, which will be the further continuation of your PESLE analysis, and we'll be studying a part of economic factors. Now, this chapter again will be divided into three parts, so I'll be probably three or four parts because this chapter is quite huge. ये चैप्टर काफी अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है बट काफी लेंथी चैप्टर भी है. इट्स गोना बी इजी बट इट्स गोना टेक यू टाइम टू अंडरस्टैंड, राइट? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स. पहले हमने पढ़ा था, सो वी आर कंप्लीटेड विद पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड लीगल फैक्टर्स इन द प्रीवियस लेक्चर. टुडे वी विल बी डूइंग अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एक मिनट, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? सी, इन द सोसाइटी, okay, there are many alternatives. I'm giving you the keywords. Many alternatives, but resources are limited. ये देखो, लिमिटेड की स्पेलिंग नहीं आती, सॉरी गाइस, लिमिटेड. ओके, सो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स मतलब ये होता है कि मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं और मेरे पास क्वाइट रिसोर्सेज लिमिटेड है. तो ये रिसोर्सेज है क्या? दीज रिसोर्सेज आर इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल. क्वाइट सिंपल. दुनिया में लैंड काफ़ी लिमिटेड है. आपको दिखता है बड़ा, बट लैंड लिमिटेड है, कैपिटल लिमिटेड है, लेबर लिमिटेड है. अंडरस्टूड? तो लिमिटेड है. तो हाउ कैन दिस बी एलोकेटेड इज द क्वेश्चन. ओके, सो हाउ कैन दिस बी एलोकेटेड इज द क्वेश्चन. नाउ ये जो थ्री पॉइंट्स है, दिस सम्स अप द डेफिनेशन ऑफ योर इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है? फास्ट ट्रेडिंग करते हैं. द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी एलोकेट्स स्कार्स रिसोर्सेज. स्कार्स मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज which have alternative uses between competing ends. Obviously, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, easy. Now I'll just read this. Yes, so economics can be again divided into two parts: माइक्रो, मैक्रो. इसकी लेम डेफिनेशन मत देना, छोटा बड़ा, पर ठीक है, ठीक है, उसका मतलब वही है, बट स्टिल राइट. सो टुडे माइक्रो में वील बी स्टडिंग द डिमांड, प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नेक्स्ट लेक्चर में सप्लाई कंप्लीट कर देंगे, उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैक्रो इकोनॉमिक्स. डन, कूल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या है? यस, माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, it basically studies the behavior of individual units. Like what? अपना consumers, firms, industries. Cool. यहाँ पे अभी एक ही डिफरेंस लिख रहा हूँ, लास्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे विद एक्चुअल गुड पॉइंट्स. सो दिस विल हैव अग्रीगेट होगा. नाउ स्टडीज द बिहेवियर ऑफ अग्रीगेट यूनिट्स लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कूल, दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ कम्स, ये बस इतना ही था माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ मेन टॉपिक आता है हमारे पास डिमांड. नाउ डिमांड का मतलब क्या है? नाउ इन द टेक्स्ट बुक they have not given the proper definition of demand. They have given in a very easy language, but I'll tell you to write the proper definition in your notebook. Okay, now what is the definition? Should I just write it down, because again time waste बहुत हो जाएगा. Demand refers to the quantity. Okay, again, demand refers to the quantity of goods or a service that consumers are willing. Okay, demand refers to the quantity of goods and service, refers to the quantity of goods and service that consumers are willing को underline कीजिए, willing should be underlined, and able also should be underlined, willing and able to buy at different prices during a given period of time. Should I repeat it again? Again, I'll repeat. Now, demand refers to the quantity of goods and services that consumers are willing and able to buy at different prices during a given period of time. वाह, मेरे को तो याद भी हो गया, क्या बात है, वेरी गुड. ओके, ओके,
खत्म, गुड। सो इसमें डिमांड में आप विलिंग एंड एबल को अंडरलाइन कीजिए। मैं इधर बैठे बैठे सोच रहा हूँ मेरे पास 15 करोड़ आ जाएंगे, तो मैं खाली चाह रहा हूँ, उसको डिमांड नहीं कहते। आई शुड बी एबल, आई शुड हैव द एबिलिटी टू जनरेट 15 करोड़, राइट? दैट दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू टू अंडरलाइन दोस टू कीवर्ड्स। ओके, वी ऑल नो दैट डिमांड में यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। Demand is a downward sloping curve because of the inverse relationship with its price. Nothing to do, nothing to write down, बस एक general information है, ठीक है? Now, demand we have read. What are the factors affecting demand? एक बेसिक सेंस में भी आपको बोल देता हूँ यहाँ पे। सपोज प्राइस बढ़ता है, प्राइस इज इंक्रीजिंग, डिमांड विल डिक्रीज, वी ऑल नो दैट। ये पेन की प्राइस बढ़ रही है, प्रॉब्ली आई नॉट बाई दिस पेन, राइट? बिकॉज इसके फिर चीपर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहेंगे मार्केट में। एंड अगेन इन दिस, एक एक सिंपल डेफिनेशन है, कुल। बस ये जो है, ये आपके नोटबुक में आप ऐसा एक रिलेशनशिप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? Now, what are the factors affecting demand? Now, there are four factors which actually affect your demand. First one is your income. ठीक है? Now, income का क्या मतलब होता है? क्या मैं factors affecting demand ही पढ़ा रहा हूँ? So, okay, we'll do the income part. Suppose आप सोचिए कि जो लोग हैं उनकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है? पीपल का जो इनकम है इट इज राइजिंग, एंड जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, विच इज लीव्ड ऑन द इनकम, ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो डिक्रीज्ड। सो यू आर लेफ्ट विथ मोर डिस्पोजेबल इनकम। what do you mean by disposable income? The money which you can spend after your taxes and all, ठीक है? So now people will buy more of luxury goods rather than necessities. So that's why income plays a major role. Again vice versa भी सकते हैं। So जब income बढ़ती है तो मतलब क्या है, राइट? ऐसे योर डिस्पोजेबल इनकम रेजेस। So you'll buy more luxury goods, that's it, nothing else. So luxury goods का जो डिमांड है विल ग्रो, गुड, बस इतना ही। सेकेंड वन, इनकम के अंदर ही यू हैव इन्फ्लेशन, ठीक है? नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट, इनकम के अंदर इनकम का मेन रोल। सेकेंड वन इज इन्फ्लेशन। नाउ इफ योर सैलरी ग्रोथ is more than your inflation, then your purchasing power increases, obviously. Then your purchasing power increases. Again, you'll be able to buy more of goods which are coming in your income. Cool. So ये inflation हो गया, ठीक है? थर्ड वन इज inferior goods. इंफीरियर गुड्स का क्या मतलब होता है? जब भी अगर आपकी इनकम भी बढ़ती है, इफ योर इनकम इज राइजिंग, इनकम यू जनरली डिनोटेड विद द लेटर वाई, ओके? इफ योर इनकम इज राइजिंग, ऐसे थोड़े गुड्स होते हैं जिनकी आप डिमांड कम करोगे। एग्जाम्पल, योर इनकम हैज रिजन, ठीक है? नाउ व्हाट विल हैपन, you are traveling in a public transport. Now because of your income has risen this year, what will happen? You will not go in that public transport, probably you'll book a cab, probably you'll buy one own bike of yourself for your own self. So the demand for public transport will fall down. So this is the example of inferior goods. Understood? अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो इनकी डिमांड कम होती है। इट इज नॉट द एक्चुअल डिमांड रूल विच यू अप्लाई ओवर हियर। ओके, अंडरस्टूड। सो इन्फ्लेशन हो गया, ओके। प्राइसेस, सॉरी, इन्फ्लेशन इज डन। इन्फ्लेशन, inferior goods, हाँ। So income के थ्री पार्ट्स है, फर्स्ट इज इनकम, सेकंड इज इन्फ्लेशन, थर्ड वन इज व्हाट, inferior goods, सेकंड इज टेस्ट। इफ दैट बर्गर इज एक्चुअली टेस्टिंग, अगर उसका बर्गर का टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत डिलीशियस है, यू विल बाई मोर, सो उसकी डिमांड बढ़ेगी, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। सो टेस्ट इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। थर्ड, एक मिनट, यस, what is third is prices of other goods. Now this is quite an important topic. Okay, what do you mean by prices of other goods?
Now there are various kinds of goods which are available. First one, again इसमें three parts है. You can consider two parts also. Substitute goods मतलब क्या, इसके ऑल्टरनेटिव्स रहेंगे. ऑल्टरनेटिव्स रहेंगे का मतलब क्या है? बेस्ट एग्जांपल, टी एंड कॉफी. यूनिवर्सल एग्जांपल, सब ये लेते हैं, मैं भी ये लेना वाला. सो सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या मतलब है? टी एंड कॉफी. सपोज सपोज टी का जो प्राइस है, ठीक है, वो बढ़ जाता है, तो कॉफी को क्या होगा? क्या डिमांड कम होगी या बढ़ेगी? सोचिए. इफ द प्राइस ऑफ टी राइजेस, विल द डिमांड फॉर कॉफी विल इंक्रीज और डिक्रीज? ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज. डिक्रीज क्यों होगी भाई? अगर टी महंगा हो गया, मैं टी कम पीऊंगा, चाय कम पीऊंगा, मैं कॉफी ज्यादा पीऊंगा, कॉफी सस्ती है. ठीक है, इसका मतलब है सब्स्टिट्यूट गुड्स. ओके. सेकेंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ये हियर यू कैन राइट वन मोर पॉइंट, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. ओके. सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या हो जाएगा? एग्जांपल बेस्ट कार पेट्रोल. यस, कैमरा टेढ़ा है क्या? एक मिनट. यस, कार एंड पेट्रोल. ठीक है, इजी. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी आप समझिए. या बेस्ट, कार एंड पेट्रोल, टी एंड शुगर आप ले लीजिए. अंडरस्टूड. सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया. थर्ड वन इज अनरिलेटेड गुड्स. अनरिलेटेड गुड्स का क्या मतलब है? शुगर एंड कार. ठीक है, इनका कोई भी देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन देम, सो दे आर क्वाइट अनरिलेटेड. दिस इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन व्हिच वाज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, सो आई एम एक्सप्लेनिंग. ओके. सॉरी, और टी एंड शुगर का तो मैं आपको एग्जांपल नहीं दिया. सपोज शुगर का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, शुगर का प्राइस बढ़ जाता है, तो अल्टीमेट क्या होगा? टी की भी प्राइस बढ़ जाएगी. जो अभी जो टपरी चाय वाला होता है, ठीक है, वन हु मेक्स टी एट अ टी स्टॉल, इफ द प्राइस ऑफ द शुगर हैज बीन इंक्रीज्ड, ठीक है, what will happen? Ultimately the price of tea will also increase. So what will the consumers do? Consumer will buy less. So what will happen? Demand for tea will fall down. इसको आप इनवर्स रिलेशनशिप लिख सकते हैं. सॉरी हाँ, मैं एग्जांपल देना भूल गया. कुल शुगर का प्राइस बढ़ गया, तो अल्टीमेट क्या होगा? टी का भी प्राइस बढ़ जाएगा. अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? टी का प्राइस बढ़ गया, जो कंज्यूमर्स है, जो मेरे स्टॉल पे कंज्यूमर्स आते हैं, वो कम खरीदेंगे भाई. तो क्या हो गया? टी का डिमांड गिर गया. सिंपल, दैट्स इट. प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स. फोर्थ वन इज पॉपुलेशन. ओके. पॉपुलेशन, सपोज चाइना इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस. चाइना में क्या हो रहा था? बिकॉज ऑफ दैट वन चाइल्ड पॉलिसी, जो ओल्डर लोग थे which are above 50s, now they were more when compared to the youth. So what was happening for them? So डिमांड किस किस की बढ़ रही थी चाइना में? चाइना में डिमांड किसकी बढ़ रही थी? कैसे प्रोडक्ट्स की बढ़ रही थी? सोचिए, ओल्ड जो जो थोड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है, वो कैसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे? व्हील चेयर्स, हेल्थ हेल्थ मेडिसिन. समझ में आ रहा है आपको? सो पॉपुलेशन का ये यही. अब सपोज बहुत सारे यूथ है, क्वाइट इन यूथ भी नहीं, सपोज इन्फेंट्स बहुत ज्यादा है, तो क्या है? जैसे टॉयज हो गए, ठीक है, आपका बेब्लेड हो गया फ्रॉम 2000, सो बेब्लेड हो गया, ठीक है. बेब्लेड ना एक होता है, आप गूगल कर लीजिए, आपको समझ आ जाए. सो बेब्लेड होता है, तो उसका क्या है? तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. सो पॉपुलेशन ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड. ओके, अंडरस्टूड. इतना ही था. व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में पहले इनकम आता है, सेकंड टेस्ट आता है, ठीक है, थर्ड प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स आता है, फोर्थ पॉपुलेशन होता है. सिंपल. कुल. ठीक है. नाउ हियर कम्स एक छोटा सा कॉन्सेप्ट. व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड? सो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट ऑल द फैक्टर्स रिमेनिंग सेम. इसको हम सेट्रिस पेरेबिस भी बोलते हैं, इफ यू आर फ्रॉम सीबीएसई. आई डोंट नो अबाउट आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड, बट हाँ, सीबीएसई में तो ये बोलते हैं. सो लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है? ऑल द फैक्टर्स रिमेनिंग सेम. तो क्या हो जाएगा? इफ द क्वांटिटी डिमांड, if suppose
the quantity demand decreases when price increases and vice versa. ऐसा था उल्टा पुल्टा, ठीक है। सो ऑल द फैक्टर्स रिमेनिंग सेम, ऑल द फैक्टर्स मतलब क्या हो जाएंगे, ये हो गए प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, टेस्ट, इसलिए मैं आपको पहले फैक्टर्स, इसलिए आपको पहले ऑड लगेगा, अरे ये डायरेक्ट फैक्टर्स पे क्यों चलेंगे, बट मेन रीजन था कि मैं लॉ ऑफ डिमांड इजीली एक्सप्लेन कर सकूं। सो इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, प्राइस हो गया, पॉपुलेशन हो गया, ये क्या है, ऑल द फैक्टर्स है, ऑल द फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स, ऑल अदर फैक्टर्स है। तो जब ये कांस्टेंट रहेंगे, मतलब इनमें कोई अदला बदली नहीं है, तो जो प्राइस पे होगा, प्राइस की वजह से जो क्वांटिटी डिमांड बदलेगी उसे हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है। नाउ लॉ ऑफ डिमांड के मेन टू इफेक्ट्स होते हैं, इजी, वेरी इजी, दिस इज अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट। सो एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक होता है इनकम इफेक्ट, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टी एंड कॉफी वाला एग्जाम्पल, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हम पढ़िए ऑलरेडी, टी एंड कॉफी वाला। इनकम इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट मतलब सपोज आप समझिए कि प्राइस जो है ऑफ कार गोज अप, हे राम, गोज अप, ठीक है। इफ प्राइस ऑफ कार गोज अप मतलब जो आपकी करंट इनकम है दैट विल बाय यू लेस, या करंट इनकम इज इनसफिशिएंट, so what will happen to the demand of the car, demand of the car will fall, so demand falls, होता है सिंपल, ठीक है। समझ में आ गया आपको, बस ये आपको पढ़ा। नाउ अगेन टू मेजर कॉन्सेप्ट्स कम यहाँ पे, बहुत लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, मतलब कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है। एक होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, वाह क्या लैंड ड्रॉ किया, एक मिनट यार, ऐसे लैंड ड्रॉ नहीं करना है मेरे को, ठीक है। ये फिर से वही बनी, ठीक है, शिफ्ट एंड देन मूवमेंट। शिफ्ट इन डिमांड कर्व कब होता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व कब होता है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। आप ऐसे ही टेबल बना के लिखिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स क्या हो गया, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इनकम, पॉपुलेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे होगा, ये होगा इसका, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस। अगर डिमांड यहाँ पे है तो मतलब क्या है, डिमांड बढ़ चुका है, डिमांड बढ़ चुका का क्या मतलब होता है, डिमांड हैज इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड इज अ वर्ड ओवर यू यूज, वाह चलो एक और एक पॉइंट हो गया मेरे को, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज इज द टर्मिनोलॉजी वी यूज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शिफ्ट, ठीक है, ये भी याद रखना, ओके। समझ में आ गया। तो क्या है ये, जब डिमांड बढ़ता है तो शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट साइड, जब डिमांड कम होता है तो डिमांड शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, अंडरस्टूड। नाउ मूवमेंट का, तो शिफ्ट का क्या होता है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, इसमें कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, या तो इंक्रीज यूज होगा या तो डिक्रीज यूज होगा, ठीक है। मूवमेंट में क्या होता है, ड्यू टू द प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, खुद के गुड के प्राइस की वजह से ये दिक्कत आती, दिक्कत नहीं, मूवमेंट होता है, ठीक है। मतलब क्या, मतलब प्राइस इधर था, डिमांड इधर था, ठीक है, आपने ये ड्रॉ करा, ठीक है। सपोज ये आप ले लेते हैं, इसका होगा पी डी, ठीक है। अब क्या हो गया, इधर चला गया, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा, एक डी, तो क्या हो गया, ये डी बना तो डिमांड कम हो गई और प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तो क्यों, प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड पे कुछ असर आया है,
ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट. अंडरस्टूड? How will you, what is the terminology used? Expansion or contraction? Okay. So first I will tell you what is expansion. ठीक है, expansion का क्या मतलब होता है? When price is falling, don't remember it through demand. ठीक है, डिमांड की तरफ से आप ऐसा मत लिखिए, प्राइस के हिसाब से लिखिए. सो तो क्या लिखोगे आप? प्राइस इज फॉलिंग. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? प्राइस इज राइजिंग. सिंपल. तो ये जो ग्राफ मैंने अभी ड्रॉ करा था, इसमें क्या हुआ? प्राइस बढ़ा तो क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डिमांड का. सिंपल. अंडरस्टूड? यहाँ पे आप इंक्रीज डिक्रीज टर्मिनोलॉजी यूज करोगे, यहाँ पे आप एक्सपेंशन. ओके, फिर से स्टार्टिंग से जाते हैं. शिफ्ट है, मूवमेंट है. शिफ्ट क्यों होता है? ड्यू टू अदर फैक्टर्स. मूवमेंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी. दोनों के ग्राफ हो गए. सेकेंड, व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन शिफ्ट? इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड. What is the terminology used in movement? Expansion of demand or contraction of demand? Simple. Okay, we are done with this topic also. Now we have to study what is elasticity of demand. ठीक है, elasticity of demand. First I'll write the definition. How much change in quantity demanded of good in response to change in its price. ठीक है, elasticity of demand क्या बोलता है? What is the change in quantity demanded because of change in its price? What is the formula for it? So how do you write price elasticity of demand? PED is a short form. ठीक है, what is the formula? Change in quantity demanded by change in price. जब आप प्रॉब्लम्स कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज क्वांटिटी और डिमांड ऐसे ऐसे 1 2 3, सपोज 10. एक मिनट, वाह, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, इट इज मैंने गलत एग्जाम्पल. ओके, सो सपोज प्राइस डिमांड है. ठीक है, 1 2 3 और 10 8 6. तो यू डोंट टेक द यूनिट्स. यूनिट्स का डिफरेंस नहीं, परसेंटेज के टर्म्स में आपको लेना है. सो दैट विल गिव यू अ मोर एक्यूरेट मेजर, दैट इज द करेक्ट मेजर. कभी कभार क्या होगा, सब क्या, कभी क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा. व्हाट डू यू डू? नेगेटिव साइन यू इग्नोर दिस, दैट्स इट, नथिंग एल्स. जैसे जब हम प्रॉब्लम करेंगे, जो आई विल ब्रिंग सेपरेट वीडियोस फॉर ऑल दी न्यूमेरिकल्स और जो भी एमसीक्यूज है, देन वी विल डू दिस. पर अभी दिस इज द कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो एज सेड इन द बिगिनिंग. ओके, देयर आर फ्यू आपको चीजें याद रखना है. एक काम कीजिए आप, यू ड्रॉ नंबर लाइन. ठीक है, 1 2 3. पुट ED इक्वल टू 1, ED लेस देन 1. ED मतलब क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मोर देन 1. ठीक है, what do you call elasticity of demand which is equal to 1? You call it as unitary elastic. What do you call elasticity of demand which is less than 1? Relatively inelastic. What do you call ED which is more than 1? Relatively elastic. Okay, simple. What do you mean by unitary elastic? If price increases by 10%, your demand will, what do you call, डिमांड को क्या हो जाएगा आपको? आप ये एक बढ़ेगा घटेगा फर्क नहीं पड़ता, बट डिमांड 10% से गिर जाएगा. ठीक है, रिलेटिवली इनएलास्टिक में क्या हो जाएगा? प्राइस अगर सपोज 20% से बढ़ता है, तो डिमांड क्या हो जाएगा? इट विल फॉल लेस देन 10%. आई एम, इसको आप ज़्यादा डीप में मत जाना, बिकॉज जब आप प्रॉब्लम्स करते हो, दिस इज मच मोर अंडरस्टैंडेबल. टेक इट एज अ नोट्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स. ठीक है, रिलेटिवली इनएलास्टिक में क्या हो जाएगा? जब प्राइस आपका 20% से गिरेगा, बट डिमांड ज़्यादा गिर जाता है प्राइस से. अरे हाँ, ठीक है, 30% से गिर जाता है. टेक इट एज नोट्स, डोंट गो ऐसा रूल बुक की तरह. ये जो एग्जांपल है, बिकॉज दिस विल चेंज, देन दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ये प्रॉब्लम्स में ज़्यादा समझ आएगा. ओके,
ओके, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, what are the factors which influence price elasticity of demand? Influencing price elasticity of demand. ठीक है, first one is income. Okay, now there are two terminologies used in this. One is more elastic, one is less elastic. What do you mean by more elastic? It can change. समझ में आया? चेंज हो सकता है. मोर वॉलेटाइल इज द वर्ड. मोर इलास्टिक मतलब मोर वॉलेटाइल, लेस इलास्टिक मतलब लेस वॉलेटाइल. वॉलेटाइल मतलब क्या? चेंजेस. चेंज ज्यादा हो रहा है, चेंज कम हो रहा है, इज द वर्ड विच आई एम गोइंग टू यूज ओवर हियर. ओके, सो अगर आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है, काफी इजी कॉन्सेप्ट है. अगर आपकी इनकम बढ़ती है, देन यू नो आप, अगर सपोज आपकी इनकम बढ़ती है, सपोज गुड महंगा है और आपकी इनकम बढ़ती जाती है, यू विल एट द एंड ऑफ द डे, इफ योर इनकम इज इंक्रीजिंग, यू विल नॉट बी बॉदर्ड बाय इट्स प्राइस. नॉट बॉदर्ड बाय इट्स प्राइस. सो व्हाट विल हैपन? तो आपकी डिमांड चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना यार. सो लेस, आप लेस इलास्टिक ले सकते हो. सिंपल. समझ में आ गया? इनकम का केस समझ में आ गया. सेकेंड इज सब्सटीट्यूट्स. सब्सटीट्यूट्स मतलब क्या? सब्सटीट्यूट्स मतलब क्या? अगेन, जैसे हमने एग्जांपल लिया, टी और कॉफी है सब्सटीट्यूट्स. मैं एक स्टॉल पे जाता हूँ, मैं टी पूछता हूँ, टी नहीं है, मैं बोला कॉफी दे दे, कॉफी भी नहीं है, लेमन टी दे दे भाई, लेमन टी. ऐसे बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है. मार्केट्स में काफी सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है. कोक नहीं तो पेप्सी, पेप्सी नहीं तो ये, पेप्सी नहीं तो वो, ये. सो काफी सारे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है. मतलब क्या? डिमांड इज मोर इलास्टिक. सिंपल. ठीक है. थर्ड वन इज नेसेसिटी. काफी लॉजिकली सोचना है ये, डोंट ट्राई टू मगर. ओके. नेसेसिटी का क्या मतलब है? अरे आपकी इनकम बढ़ रही हो कम हो, आपको जिंदगी में शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए, पानी चाहिए. सो irrespective of whether your income is getting increased or not, you'll have to buy your necessity goods. So what will happen? The demand for necessity goods is less elastic. Luxurious goods में क्या हो जाएगा? More elastic. That's it. Simple. ठीक है. Necessities भी हो गया. Second one is, fourth one is, the last factor is habit. What do you mean by habit? आपकी एक हैबिट है, आप सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हो. यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू गेट अप एट 5 एंड यू रीड द न्यूज़पेपर. नाउ देयर आर वेरियस न्यूज़पेपर कंपनीज विच आर अवेलेबल. एग्जाम्पल, लाइक सपोज इन इंडिया आई टॉक, टाइम्स ऑफ इंडिया इज देयर, द हिंदू इज देयर, एंड डेक्कन क्रॉनिकल इज देयर. नाउ suppose if you like a particular newspaper, you wouldn't generally compare the price because it's just a newspaper, right? You wouldn't compare the price between different, what you call, different companies. So what will happen? So here the demand is more or less, you'll have to, here the demand is less elastic, because you're not, you don't care enough about what are the competitor price unless it is very less, although it is very same in the newspaper, right? So क्या होता है, आपकी समझ एक हैबिट है, आप सुबह उठ के डेक्कन क्रॉनिकल ही पढ़ते हो. यू वुडंट कंपेयर टाइम्स ऑफ इंडिया का प्राइस क्या है, ये क्या है, बिकॉज यू लाइक रीडिंग डेक्कन क्रॉनिकल. सो दिस इज मोर ऑफ अ हैबिट. Okay, simple. Oh, last one is also, so for habit is not the last factor. The last factor is definition of market. ठीक है. आप सुबह उठते हो, सुबह 6 बजे उठते हो, सुबह 6 बजे उठ के आप बोलते हो कि भाई आज मैं ब्रेकफास्ट में खाना नहीं खाऊंगा. बट दिन में तो एक बार ना एक बार खाना खाओगे. सो व्हाट इज फूड एज अ वर्ड? फूड इटसेल्फ इज अ वेरी वाइड मार्केट. ठीक है. फूड क्या हो जाएगा? बहुत ही वाइड मार्केट हो जाएगा. ये एक टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल मेरे को लगा तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ. फूड क्या है? बहुत वाइड मार्केट है. तो जब बहुत वाइड मार्केट होती है, आपको एट द एंड ऑफ द डे खाना ही पड़ेगा. सो क्या है? ये लेस इलास्टिक है. इसकी आप डिमांड चेंज नहीं कर सकते ज़्यादा. एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोना ईट. पर यही बात एक ऑरेंज जूस की रहेगी. थोड़ा ऑरेंज जूस पीना है. ऑरेंज जूस में काफ़ी सारे ब्रांड्स है जो ऑरेंज जूस, रेडीमेड ऑरेंज जूस देते होंगे. एक तो आपका नॉर्मल स्टॉल्स हो गए, देन यू हैव रसना, you have other XYZ companies. So what will happen? The demand for oranges will be more elastic. और ऑरेंज जूस का क्या है बोले तो, niche market. What is niche? A very small market you're targeting. Okay, simple.
Now the last topic over here is cross elasticity of demand for this lecture. Now what is cross elasticity of demand? Short form इसका है XED. Good. Now how demand, I'll first write the definition. How demand for one good changes when price of another good changes. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सिंपल है. एक पर्टिकुलर सपोज टी एंड कॉफी ले लो. कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है तो टी के डिमांड पे क्या है, उसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं. नाउ what is the difference between price elasticity and cross elasticity? Cross elasticity is to be more dealt with the category of goods. Category of goods हमने पढ़े थे, substitute, complementary and unrelated. This is more to do with that. This is completely different from price. Understood? इसका फॉर्मूला लिख लो आप. XED is equal to percentage change. चेंज का हम ट्रायंगल लिखते हैं, इसको डेल्टा भी बोलते हैं. सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी. ठीक है, समझ में आया? नाउ फ्यू थिंग्स टू नोट ओवर हियर. जब आप प्रॉब्लम्स करोगे, जब अगर आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के प्रॉब्लम्स करते हो, राइट, when you'll be dealing with price elasticity kind of problems, what you'll focus on, whether the final value is more than 1 or less than 1 or equal to 1. ठीक है, but in case of cross elasticity of demand you will focus more on the sign. वहां पे आप साइन इग्नोर करते थे, यहाँ पे साइन ही ज्यादा मैटर करेगा, which is positive or negative. ओके, समझ में आ गया? नाउ अगेन इसके अंदर से, सो फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट्स. सब्स्टिट्यूट्स तो क्या है? सपोज ब्रेड आप खाते हो तो ब्रेड में आप क्या लगाते हो? एक तो आप लगाते हो पीनट बटर, एक आप लगाते हो जैम. तो ये तो सब्स्टिट्यूट गुड्स ही है. सपोज जैम का प्राइस बढ़ गया तो पीनट बटर के डिमांड को क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू द डिमांड ऑफ पीनट बटर? ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज. सो व्हाट विल हैपन? सो जब आपका प्राइस भी बढ़ता है और आपका अल्टरनेटिव गुड का डिमांड बढ़ता है, द XED which is cross elasticity of demand is positive. कॉम्प्लीमेंट्री के गुड्स में नेगेटिव. अगेन आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन बिकॉज ऑलरेडी मैं 3 बार यही वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ठीक है, सो अब क्वेश्चन एमसीक्यू कैसे पूछेगा, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. बोलेगा क्रॉस elasticity of demand is when positive. आपको लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट गुड्स में. ऐसा पूछेगा, if goods are if tea and coffee are substitute goods, what is the sign of the cross elasticity? So what he is doing, he is twisting the question. So ऐसे MCQs आएंगे. So that's why I'm giving you so much information. ठीक है, substitutes, complementary. मैं इधर एक बार लिख लेता हूँ complementary. कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा? अगर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड भी कम हो जाएगी. ठीक है, तो क्या होगा? XED is negative. Cool. So we are done with the demand, price elasticity of demand, cross elasticity of demand. Next lecture में I'll bring the supply part. उसके next lecture में we'll complete with macroeconomics. Hopefully that should get completed. The macroeconomics part should get completed within एक video के अंदर. Okay, so that's it guys. Thank you for for any improvements which I could do. Please write it down in the comment section and also please subscribe to this channel. Thank you.